Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali and I will be teaching you economics. So आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम आज जो है पढ़ेंगे अबाउट द ट्रेडिशनल थ्योरी। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था पिछली क्लास में थ्योरी ऑफ कॉस्ट से ही रिलेटेड। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने सारी कॉस्ट कवर करी थी अबाउट द इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इन सारी जितनी भी हमारी कॉस्ट थी वो सारी कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस करा था। आज हम जो बात करेंगे वो हम ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में दो जो है वो कॉस्ट आती है, दो थ्योरीज मेजरली आती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल थ्योरी, दूसरी होती है मॉडर्न थ्योरी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी होती है उसमें जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स होते हैं वो यू शेप्ड होते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो हमारी मॉडर्न थ्योरी होती है उसमें हमारे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स जो है वो एल शेप्ड होते हैं। अब ट्रेडिशनल थ्योरी अप्रोच में हम बात करें तो अभी जो हम आज की क्लास में मेजरली डिस्कस करेंगे दैट इज़ द शॉर्ट रन कॉस्ट। ठीक है, इसमें जो है दो चीज़ें, इसमें भी दो चीज़ें पढ़ी जाती है ट्रेडिशनल कॉस्ट में, ट्रेडिशनल अप्रोच में, दैट इज़ द शॉर्ट रन कॉस्ट एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा शॉर्ट रन कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, हमने शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर जो भी हमारे टोटल कॉस्ट के कर्व्स होते हैं, एवरेज कॉस्ट के कर्व्स होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इनके डायग्राम्स भी हम देखेंगे और इसको कैसे बनाते हैं उसके शेड्यूल के बारे में भी समझेंगे। और एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इनके फॉर्मूलेज। ठीक है, जो भी इनके फॉर्मूलेज हैं कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो मैंने आपको पहले क्लास के दे दिया है। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर के साथ। ठीक है, तो हमारे लेक्चर में आज हमने डिस्कस करना है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने बात करी शॉर्ट रन कॉस्ट की। इसमें हम तीन कॉस्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ द टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें हम दो चीज़ें फर्दर पढ़ते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है उसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन आती है हमारी एवरेज कॉस्ट, इसमें भी हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, दैट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर आती है मार्जिनल कॉस्ट जो हमेशा एक वेरिएबल कॉस्ट ही रहती है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट में क्या होता है, सारे के सारे जितने रिसोर्सेज होते हैं जो नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सारी कॉस्ट को मिला के जो है वो टोटल कॉस्ट बनती है। जैसे इसमें वेरिएबल फैक्टर्स की भी कॉस्ट आ जाती है और जो नॉन वेरिएबल फैक्टर्स है उनकी भी कॉस्ट आ जाती है। मान लो लैंड के ऊपर जो रेंट लगा उसका खर्चा हो गया, ठीक है, या लेबर्स को जो सैलरीज देनी है उसका खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें बीच में ही इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, इक्विपमेंट्स लेने का खर्चा हो गया, ठीक है, कोई मशीनरी हमने खरीदी है, कोई वेयर एंड टेयर हो गया, वो सारी कॉस्ट जो पूरी लागत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो पर यूनिट जो हमारी पर यूनिट फैक्टर से, ठीक है, कोई भी पर यूनिट हमारा फैक्टर, मान लो कि फिक्स्ड कॉस्ट में हम बेसिकली फिक्स्ड फैक्टर्स देखते हैं। जैसे हमने लैंड की बात करी तो हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें हम इसके फॉर्मूले की बात करें, यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स इनटू द प्राइस ऑफ फैक्टर। ठीक है, एक यूनिट फिक्स्ड फैक्टर कितनी है और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ द फैक्टर कि एक प्राइस फैक्टर का कितना आ रहा है। ठीक है, मान लो कि हमने जैसे रेंट है, ठीक है, एक एरिया है उसका रेंट है, मान लो कि उसका रेंट जो है वो 2000 है। ठीक है, अगर हमने उसी तरह 3-4 और एरियाज खरीदने हैं तो उतने ही हमारा जो है 2000 के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे जो है वेरिएबल फैक्टर्स की जितनी भी लागत है वो सारी बीच में इंक्लूड करी जाती है। यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन ऑफ ईच फॉर ईच ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स यूज। ठीक है, जितनी भी हमारी अमाउंट स्पेंड होती है वेरिएबल इनपुट्स के ऊपर या वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर वो हमारी हो गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके हम डायग्राम्स की बात करें, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हॉरिजॉन्टल चलती है। ठीक है, एक साइड अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये सेम रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 जो है वो हमारी सेम ही रहेगी, पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है ये एक शेप शो कर रही है। ठीक है,
पहले ये डिक्रीज होती है, धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होती है, फिर ये स्टेबल होती है, थोड़ा सा कांस्टेंट आता है, फिर उसके बाद दोबारा से फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसको पहले ये समझते हैं हम। देखो यहाँ पे हमने एक जगह आउटपुट लिया, ठीक है, इसका साइज थोड़ा, हाँ, यहाँ पे हमने लिया आउटपुट, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे मेरी 10 जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, वो एज इट इज़ रहेगी, पर वेरिएबल कॉस्ट मेरी क्या है, 0 है। अब आप देखो तो जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रही, वो थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मान लो इसको हम, ये वाले पॉइंट को हम 10 लिख लेते हैं। अब आगे देखो, अब मैंने यूनिट 1 लगाया, ठीक है, तो मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिर से सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड यूनिट पे भी सेम रहेगी, थर्ड यूनिट पे भी सेम रहेगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिक्स्ड कॉस्ट आप देखते जा रहे हो ये 10 ही है। ठीक है, अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। 0 से 10 हुई, 10 से 8 हुई, 8 से 24 हुई, 24 से 28 हुई, 28 से 32 हुई, देन उसके बाद 38 हुई। ठीक है, ये धीरे धीरे करके जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होने का भी इसको हम पहले इसको इनके डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ पे 10 इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे कितना हुआ हमारा 8, फिर उसके बाद देखें हमारा कितना हुआ 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 4 एंड देन उसके बाद हमारा 6। अगर आप देखो यहाँ पे पहले तो ये धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा था, एक टाइम आया जहाँ पे ये कांस्टेंट हुए, कांस्टेंट होके फिर से ये दोबारा से इंक्रीमेंट आनी शुरू हो गई, यहाँ पे फिर से ये इंक्रीज आना शुरू हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने बात करी थी, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो ये वेरिएबल कॉस्ट है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप देखो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो है हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व आ गया। ठीक है, जो ऊपर वाला कर्व आ गया, क्योंकि ये जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड करी है, और ये जो है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया जो ओरिजिन से स्टार्ट है, और ये हमारा आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे ग्राफ से बहुत सिंपल ग्राफ है। अगर इसको आप इसके मैप को बनाना है, ठीक है, इसके शेड्यूल को बना के भी आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के ऊपर। तो हमने अभी तक क्या करा है, हमने ये पार्ट जो है वो पढ़ लिया है अपना टोटल कॉस्ट वाला। ठीक है, जहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करी है। अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट में हमने दो चीज़ें पढ़नी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, कितना हम आउटपुट लगा रहे हैं उस हिसाब से कितनी हमारी लागत जो है वो लग रही है, कितना हमारा आउटपुट मतलब बन रहा है उसके हिसाब से हमारी लागत कितनी लग रही है। देन हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो भी फिक्स्ड आउटपुट जितना होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट होगी। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में आता है। पूछा जा सकता है कि आप क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, ठीक है, आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और आपको आउटपुट गिवन है, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट आसानी से निकाल सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है इसका, क्या करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमारी जो है आउटपुट है। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम बनता है वो आप देखो, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कैसे बनता है, कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल आउटपुट होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कॉस्ट होगी ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल यहाँ पे आउटपुट आएगा कॉस्ट की जगह। यहाँ पे आएगा कॉस्ट, लेट मी इरेज दिस, यहाँ पे आएगा आउटपुट।
सो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल आउटपुट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी एज इट इज़ सिंपल ही है जैसे हमने पहले करा है। यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। अब देखो इसका जो डायग्राम है वो पहले डिक्रीज होगा, एक लेवल पे आके कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कर्व बनेगा। अब आते हैं एवरेज कॉस्ट के ऊपर। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? जितना टोटल कॉस्ट लगा है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, पर यूनिट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट के अकॉर्डिंग जितना हमारा वेरिएबल आउटपुट और जितना हमारा फिक्स्ड आउटपुट बना है उसके बेसिस पे कितनी हमारी लागत आई है, टोटल लागत देखनी है। टोटल लागत में हम इसके फॉर्मूले को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट, ठीक है। तो इसका जो हमारा कर्व है वो भी ऐसे ही बनेगा एज इट इज जैसे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इसके थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम मैप बनाती हूँ मैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। पॉइंट्स लिख ले हम पहले। यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये हमारा आ गया एवरेज कॉस्ट, ठीक है, जो किससे बनता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। अब ये जो है इसको हम देखते हैं ये ग्राफ कैसे बनता है। हम इसको ग्राफ को खुद से समझते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हमने ये 5 6 7 8 इनफ है। यहाँ पे ये हमारा 10 ही था, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। हम जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, ठीक है। अगर 10 को मैं डिवाइड करूँगी 0 से तो 10 ही आ जाएगा, ठीक है। फर्दर हमारा 10 को 1 से करेंगे तो भी 10 ही आएगा, ठीक है। 1 से हमने करना था ना, पहले 1 से करते हैं 10 आएगा। फिर 10 को 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखते रहो, ये आ जाएगा 5, ठीक है। फिर 10 को 3 से करेंगे 3.3, फिर उसके बाद 2.5, फिर उसके बाद 2.0, फिर उसके बाद 1.7, 1.4 एंड 1.2, ठीक है, ये आएगा। तो ये हम अगर आप देखो ये धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो रहा है। सेम इसमें भी क्या हुआ था, ये भी धीरे धीरे करके यहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। पहले 10 था, फिर 5 हुआ, फिर और कम आया, फिर 3.3 पे आया, फिर और कम हुआ, 2.7 पे आया, 2.2 पे आया, ऐसे ऐसे करके ये धीरे धीरे करके डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? 0 1 2 3, ठीक है, उतना हम आउटपुट ले रहे हैं, उतना नंबर ऑफ आउटपुट ले रहे हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे पहले 10 था, ठीक है, ये हमारा 10 था, 10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 10 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 18, 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 9। फिर उसके बाद ये चीज़ है ना, यहाँ पे लिख लो, इधर लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.4 और यहाँ पे आ जाएगा 6.3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लो आप। हमारा कितना था? 10 था, 9 था, 8 था, 7 था, 6.4, 6.3, 6.6 एंड 7.8। ओके,
तो ये हमारा हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाला, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या करा था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है, कितना आउटपुट हम लगाते जा रहे हैं। तो ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था, ये वाली चीज़, और ये हमारा एवरेज, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, और ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 1, 18 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 3, 28 डिवाइडेड बाय 4, 32 डिवाइडेड बाय 5 एंड देन सो ऑन, ठीक है। ऐसे हमारा चलता रहेगा और ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको एनालाइज करो तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6.6, 7.8, ठीक है। अब पहले धीरे धीरे करके यहाँ तक तो ये डिक्रीज हो रहा था 6.3 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक लेवल पे, ये वाले लेवल पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे 6.3 के बाद 6.6 फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर उसके बाद 7.8 ये भी बढ़ना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद पहले ये डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ एडिशन कर दोगे, या हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड भी कर सकते हैं आउटपुट से। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको उस हिसाब से करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे 20 आ जाएगा, फिर हमारा 14, 11.3, 9.5, 8.4, 8, 8, 9। अब देखो ये थोड़ा सा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखोगे तो वो थोड़ा सा वी शेप में जा रहा था, पर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को थोड़ा सा यू शेप में आया, ठीक है। यू शेप में कैसे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लेवल भी आया। देखते हैं हम, इससे देखते हैं जो हमारे नंबर्स आए हैं। तो हमारे एवरेज कॉस्ट कितना निकला, पहले 20 था, फिर 14 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर उसके बाद 9.5, 8.4, फिर 8, यहाँ तक तो डिक्रीज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हुआ, ये देखो यहाँ तक ये धीरे धीरे करके डिक्रीज हुआ, ठीक है। एक लेवल पे आके यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 से सीधा 9, फिर धीरे धीरे करके फिर जैसे जैसे मैं आउटपुट फिर बढ़ाती जाऊंगी ये भी धीरे धीरे करके दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट जो है हमारा यू शेप्ड होता है, यहाँ से पता लग रहा है कि ये यू शेप्ड है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली। अब आता है लास्टली हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी बहुत इजी है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें समझने वाली है कि यहाँ पे जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है ये यू शेप्ड होते हैं, इनका क्या रीज़न होता है, ठीक है। ये तो हमने एनालाइज करके देख लिया कि किस तरीके से ये यू शेप्ड आया है। अब इसको आगे कैसे करना है कि जैसे मतलब इसके रीजंस क्या है, क्या इसके रीजंस होते हैं, ये हम अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हमने और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनको जो एमसी और एसी कर्व्स है शॉर्ट रन में ये यू शेप्ड क्यों होते हैं, क्या इनका मेजर रीज़न होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी कर्व्स और कॉस्ट कर्व्स का क्या रिलेशनशिप होता है। ये जो है एक छोटी सी क्लास में मैं आपको समझा दूंगी। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ आज के ये जो टॉपिक है कॉस्ट कर्व्स के बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में और उनके फॉर्मूलेस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो है हमने क्या डिस्कस करना था, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जैसे हम टोटल कॉस्ट में एक और इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमारा आउटपुट भी, हमें अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करना है, 1 यूनिट आउटपुट इंक्रीज करने से हमारी टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। मान लो कि मैंने जो है मेरे पास 10 मजदूर थे, ठीक है। अब 10 मजदूर है तो वो काम कर रहे थे, वो ठीक काम कर रहे थे, ठीक है, उनका बहुत सही चल रहा था, उनको मैं सैलरीज दे रही थी। अब मैंने अगर एक और मजदूर ऐड किया, उससे मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना। पहले मुझे मान लो कि 10 मजदूर थे, मुझे 10,000 देने पड़ रहे थे, अब मुझे वो एक एडिशनल ऐड करके, ठीक है, मुझे और ज़्यादा कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मुझे 1,000 ऊपर कॉस्ट पड़ रही है, तो वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ठीक है। इसके कर्व्स को कैसे बनाते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लो। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN, ठीक है।
माइनस टी सी एन माइनस वन, ठीक है, ये टी सी एन है, मान लो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी सी यूनिट वन माइनस टी सी वन माइनस वन, जिसको हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। वन माइनस वन जीरो, तो यहाँ पे वन ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मान लो टोटल कॉस्ट मेरी टू की निकालनी, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या लूँगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट, ठीक है, मतलब टू माइनस वन दैट इज वन। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, ऐसे ही करके ऐड करते रहेंगे। फिर हम और इसको कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ थर्ड निकालनी है, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट। तो ये हमारे प्रीवियस जो यूनिट होता है उससे हम जो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। या इसको ये हम और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, एम सी इज इक्वल टू डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू, कि आउटपुट के चेंज होने से हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया। तो ये हमारी होती है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ। अब मैं आपको समझाती हूँ हमारा डायग्राम। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती हैं, ये भी बहुत इजी है। जैसे हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, हम टोटल एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूले से निकलती है। तो ये फॉर्मूलेज हमने बता दिए, ठीक है। अब हम टोटल कॉस्ट देखेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। हम यहाँ पे एक जगह हम आउटपुट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट लिखेंगे और ये हमारा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, टी सी एन माइनस वन भी हो सकता है या डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू, दोनों सेम ही आएंगे। मैं आपको दोनों से ही करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने आउटपुट लेते जा रहे हैं, ये हमारी आउटपुट होगी और हमारी टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे ऊपर निकाली थी, ये हमारी टोटल कॉस्ट है 10, 20, 28, ठीक है। तो यहाँ से 20 से स्टार्ट हो गई क्योंकि हमने 1 लिया ना यहाँ पे। 28, 34, 38, 42, 48, 56 एंड 72। अब देखो इसको टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, अगर ये हम यहाँ पे देखें तो ये तो हम एज इट इज़ 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 लिख देंगे, ठीक है। पहले मैं ये वाले फॉर्मूले से करवा रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ टी सी एन दूसरा हम अब आते हैं यहाँ पे 28 माइनस 20, 28 माइनस 20, अगर इसको माइनस करेंगे, ये टी सी 2 था माइनस टी सी 1, तो ये कितना हो गया, 28 माइनस 20 हो गया 8, 34 माइनस 28 आ गया 6, 38 माइनस 34 ये आ गया हमारा 4, 42 माइनस 38 4, 48 माइनस 42 6। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये कैसे हमारी पहले डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट आ रही है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये यू शेप बनेगा, ठीक है। 56 माइनस 48 दैट इज 8, देन 72 माइनस 56 दैट इज 16, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ये डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक, फिर उसके बाद ये जो है यहाँ तक हमारी डिक्रीज हुई एक लेवल तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वाले पॉइंट तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुई, फिर से नए यूनिट पे यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों पे यहाँ पे 4 4 आ रहा है, फिर उसके बाद ये और धीरे धीरे अगला यूनिट जैसे मैं इंक्रीज करूंगी तो मेरी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो हमारे मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है या हमारी कॉस्ट होती है, एक लिमिट तक अगर हम कॉस्ट लगा रहे हैं तो वो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे रही है, ठीक है। मतलब हमारी प्रोडक्शन बहुत ऑप्टिमम जा रही है, हमारा आउटपुट बहुत बढ़िया जा रहा है, हमारा ऑप्टिमम आउटपुट हो रहा है और ऑप्टिमम हमारी प्रोडक्शन हो रही है एक पॉइंट तक।
एक पॉइंट के बाद अगर हम कॉस्ट लगाना शुरू कर देते हैं तो वो कॉस्ट हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स देती है। पहले वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स देती है, देन हमें कांस्टेंट रिटर्न्स देती है, उसके बाद क्या होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स देना शुरू कर देती है जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन आनी शुरू हो जाती है और वो डिमिनिशिंग रेट जो है वो शो करना शुरू कर देता है। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है इसके पीछे कि हमारी कॉस्ट हमारी एक ऑप्टिमम लेवल तक ही जो है वो यूज़ होती है, जहाँ पे हमें वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, प्रोडक्टिविटी में या आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे जैसे फिर से हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस्ट जो है हमारी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मान लो कि हमें वेयर एंड टेयर हो गया, ठीक है, लोगों ने ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। जैसे मान लो कि मैंने अपने अंडर जो है 10 मजदूर रखे थे, अगर मैं 11-12 और मजदूर रखना शुरू कर दूंगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो थोड़े लेथार्जिक हो सकते हैं, ठीक है, या वो कुछ और डिमांड कर सकते हैं, वो उन लोगों को भी काम ना करने दें, तो क्या हो जाएगा, मुझे कॉस्ट जो है और ज़्यादा बेयर करनी पड़ सकती है। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट कि ये जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के शॉर्ट रन जो होते हैं वो यू शेप्ड क्यों होते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड क्यों होते हैं, ये एक बेसिक जो है वो कंसेप्ट है इसके पीछे, कि यहाँ पे धीरे धीरे करके डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो ये था आज का कंसेप्ट जहाँ पे हमने जो है इस तरीके से समझा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में समझा, हमने एवरेज कॉस्ट के बारे में समझा, एवरेज कॉस्ट के अंडर हमने फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालना कैसे होता है ये देखा। फिर हमने टोटल कॉस्ट के बारे में समझा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है ये देखा। ठीक है, तो ये जो है आज का कंसेप्ट जो है वो इनफ होगा आज के लिए। अब उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी चल रही है और ये हमने इतना इनफ जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास का जो है वो मोटिव कंप्लीट हो गया है। आज हमने जो है वो पूरा जो भी मैंने डिस्कस किया था क्लास लेने से पहले कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो दैट्स ऑल। आप एक बार इसको दोबारा रिवाइज करो, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू करो। वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी इसके सॉल्व करवाऊंगी, पर आफ्टर दिस होल चैप्टर, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको कुछ इनके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी जिससे आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ के साथ आप अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।